नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जून 2020 में प्रशांत भूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी थी। तो क्या निशिकांत दुबे के बयान को लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, अवमानना की कोई कार्रवाई करेगा? यह सवाल तो है ही जिस पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी की दूरी पर बात जरूरी है। बीजेपी ने दूरी बना ली, लेकिन निशिकांत दुबे ने अपने बयान से कोई दूरी नहीं बनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि अपनी पार्टी के दो सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से दूरी बनाते हैं। सवाल है कि निशिकांत दुबे कब अपने बयान से दूरी बनाएंगे, कब अपने पार्टी अध्यक्ष की तरह लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं के प्रति सम्मान, आस्था प्रकट करेंगे। तलवार तो दोनों के हाथ में है और ऐसी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की खूब होती हैं। लगता है कि जंग के मैदान से आ रहे हैं या जाने वाले हैं। इसका मतलब नहीं कि निशिकांत दुबे और जेपी नड्डा तलवार लेकर आमने सामने हो रहे हैं। यह समझना सरासर गलत होगा कि दुबे के बयान को व्यक्तिगत बताकर नड्डा ने उन पर तलवार तान दी है। लेकिन यह समझना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नड्डा के बयान के बाद भी निशिकांत दुबे ने अपनी तलवार नीचे नहीं की है। नड्डा के बयान कागजी तलवारबाजी की तरह है। फोटो में जिस तरह से नड्डा साहब तलवार लहरा रहे हैं, असल जिंदगी में चलाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि जिसे तलवार चलानी आती है वो एक हाथ में तलवार पकड़ता है तो दूसरे हाथ में ढाल उठाता है, म्यान लेकर मैदान में नहीं कूदता। जेपी नड्डा ने इतना ही कहा कि दुबे और शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इनका व्यक्तिगत बयान। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। इसके बाद भी निशिकांत दुबे ने अपने व्यक्तिगत बयान को खारिज नहीं किया, अफसोस तक नहीं जताया, न वापस लिया है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। यही बयान है निशिकांत दुबे का। पार्टी ने लगता है उन्हें व्यक्तिगत बयान देने की छूट दे रखी है। अब सवाल है कि कोर्ट क्या करेगा। इसे लेकर कई लोग उत्साह में आ गए कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनस तस्वीर ने उचित नियमों के तहत अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल न्यायालय की अवमानना के संरक्षक होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस अनुरोध से कैसे निपटते हैं। अटॉर्नी जनरल केवल केंद्र सरकार के पहले वकील नहीं है, उनका पद संवैधानिक है, जहां हम लोग उनके मुवक्किल हैं। नियमों के तहत अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। इस मामले में अटॉर्नी जनरल का इम्तिहान शुरू हो गया है। क्या वे निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के आदेश देंगे, अनुमति देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पर इतने बड़े आरोप लगाने के बाद भी चुप रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान का मामला चला सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं। तो एक ही रास्ता बचा है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी अवमानना का मामला चलाने की अनुमति दे दें। पश्चिम बंगाल के निवासी देवदत्ता माजिद ने याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। उन्होंने जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच से कहा, राज्य में फौरन अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप चाहते हैं कि हम संघ को निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करें? हम पर पहले से ही कार्यपालिका के काम में दखल देने का आरोप लग रहा है। कोर्ट ने कार्यपालिका के काम में दखल देने की बात पर तो कह दिया, लेकिन निशिकांत दुबे की बात पर अदालत ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। ये विष्णु शंकर जैन कौन है? संभल से लेकर ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश होते रहे। अपने ट्विटर हैंडल के बायो में उन्होंने लिखा है कि वे काशी और मथुरा की बहाली चाहते हैं। तो जाहिर है इस धारा की राजनीति निशिकांत दुबे को ठीक लगेगी। उनके लिए विष्णु शंकर जैन की आलोचना आसान नहीं, शायद कर भी ना पाए। जो भी है, अगर निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगाकर बिना कार्रवाई के बच जाते हैं तो यह मामला दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा। 21 अप्रैल को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने एक याचिकाकर्ता ने अनुमति मांगी तो कोर्ट ने यही कहा, अवमानना का केस दायर करने के लिए कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रशांत भूषण के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का मामला चलाया था। अब कानून के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि निशिकांत दुबे के बयान के मामले में प्रशांत भूषण के मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकता, और निशिकांत दुबे के मामले में अवमानना का मामला चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की इजाजत की जरूरत क्यों है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी के यहां यह मामला कई दिनों तक लंबित रह जाए? 2020 के जून में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस शरद बोबडे की एक तस्वीर पर टिप्पणी की और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने 4 पूर्व चीफ जस्टिस के आचरण की निंदा कर दी। इस ट्वीट में पिछले 6 साल यानी 2014 से भारत के लोकतंत्र की बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के दोनों ट्वीट को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशांत भूषण पर आरोप लगा कि उनके बयान से भारत की सर्वोच्च अदालत की गरिमा और उसके प्राधिकरण को ठेस पहुंची है। उन पर अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की गई। एक अन्य मामले में 11 साल पहले तहलका पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उनके बयान पर भी कार्रवाई शुरू हुई। अपने इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने पूर्व चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पिछले 16 चीफ जस्टिस में से 8 भ्रष्ट थे। प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे। बेंच ने उन्हें अवमानना का आरोपी पाया, दोषी पाया और बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। जवाब में उन पर 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगा। कोर्ट के फैसले के अनुसार जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें जेल की सजा हो सकती थी और वकालत से 3 साल की रोक लग सकती थी। प्रशांत भूषण ने जुर्माना दिया, मगर कोर्ट में फैसले की समीक्षा की मांग भी की। ताजा जानकारी हमारे पास नहीं है।
इससे ज्यादा अवमानना की बात क्या हो सकती है कि निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या इससे न्यायपालिका की गरिमा नहीं घट रही? सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारियां होती हैं कि उसके सांसद, उसके मंत्री, उसके प्राधिकारी कोर्ट के आदेश को अधिक विनम्रता से स्वीकार करें और चुनौती अगर देनी है तो प्रक्रियाओं का पालन करें, ना कि नाम लेकर चीफ जस्टिस पर अनर्गल आरोप लगाएं। बार एंड बेंच की रत्ना सिंह की एक रिपोर्ट को इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत की जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला को एक सजा याफ्ता और उसके वकील ने धमकी दी, प्रताड़ित किया, परेशान किया, इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। यह सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने अपने आदेश में लिखा है। बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है कि मामला चेक बाउंस का था, आरोपी चाहता था उसके खिलाफ फैसला ना आए। जब आदेश विपरीत आया, कह दिया कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर लौटती है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहने की हिम्मत उसने कहां से जुटा ली? यह घटना 2 अप्रैल की है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने मामले को ले जाने के लिए कहा। वकील के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो आप इसे एक बयान के संदर्भ में मत देखिए कि अवैध काम करने के बाद भी राज्यपाल को परवाह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम को अवैध कहा है। यह कोई मामूली बात नहीं। दिल्ली दंगों के मामले में 5-5 साल से बिना ट्रायल के गुलफिशा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, उमर खालिद जेल में बंद हैं। ट्रायल चालू नहीं हुआ, जमानत नहीं मिली, लेकिन तब भी उन्होंने धीरज नहीं खोया, अदालत के प्रति सम्मान ही जताते रहे। मगर निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। क्या क्या नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति जज नियुक्त करती हैं तो जज उन्हें निर्देश नहीं दे सकते? ना तो तर्क के आधार पर सही है, ना संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। कितनी बार यह बात बताई जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं अनेक बार राष्ट्रपति के अधिकारों की समीक्षा की है और उनके फैसले को पलटा है। एसआर बोम्मई केस के बाद से राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त सरकारों को बहाल किया गया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के.एम. जोसेफ और वीके बिस्ट की एक बेंच ने कह दिया, और ध्यान से सुनिए, कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने क्या कहा? यही तो कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को 3 महीने के भीतर विधानसभा के पास किए हुए बिल को मंजूरी देनी होगी या देरी का कारण लिखकर बताना होगा। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने केवल राष्ट्रपति ही नहीं, राज्यपाल के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय बेंच ने राष्ट्रपति पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि के फैसले को अवैध कहा है। तो क्या निशिकांत दुबे के बेतुके तर्क के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ भी चीफ जस्टिस फैसला नहीं दे सकते? क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करते हैं? उनके अवैध काम के बारे में निशिकांत दुबे का क्या कहना है? आर.एन. रवि के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों किया जा रहा है? अगर फैसले से इतनी आपत्ति थी तो निशिकांत दुबे या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का मन बनाती, तैयारी करती, मगर ऐसा नहीं किया गया। अगर चीफ जस्टिस के कार्यकाल पर कोई शक था, फैसले पर कोई शक था, तो उनके खिलाफ सरकार महाभियोग लाने का साहस दिखाती, निशिकांत दुबे आगे पहल करते। लेकिन यह सब ना करके निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर अटैक करते। इसी 14 अप्रैल को निशिकांत दुबे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए इतनी ऊंचाई तक चढ़ गए। इसके ठीक 5 दिन के बाद यानी 19 अप्रैल को एएनआई से कहते हैं, इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। निशिकांत दुबे पिछले कई साल से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों से भी पता चलता है। इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने के लिए निशिकांत दुबे ऊंचाई की भी परवाह नहीं करते। इससे किसी को भी भ्रम हो सकता है कि संविधान के सम्मान में निशिकांत दुबे पहाड़ तक चढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराकर इन्होंने संविधान का सम्मान किया है, और इन्हें अफसोस भी नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति जिन्हें नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। इस हिसाब से तो चीफ जस्टिस को सरकार के खिलाफ कोई फैसला ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति कानून मंत्रालय करता है और वेतन सरकार देती है। ऐसी बेतुकी बात वही कह सकते हैं और कहने के बाद उस पर अड़े रह सकते हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का सम्मान करने के लिए मेहनत तो की, लेकिन उनके हाथ में संविधान की जो किताब है उसे शायद समझने में उतनी मेहनत नहीं की। निशिकांत दुबे को बीजेपी ने आगे से ऐसे बयान ना देने का निर्देश दिया है, लेकिन जो दिया है बयान उसे लेकर केवल खारिज किया है। सांसद से बयान वापस लेने के लिए निर्देश नहीं दिया। 2 बातें, यह मामला आलोचना का नहीं है। निशिकांत दुबे ने किसी एक फैसले की आलोचना नहीं की है, जो किया है वो कुछ और है, आलोचना से ज्यादा है। देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस को जिम्मेदार ठहराया है। यह आलोचना कहीं से नहीं है, ना समीक्षा है, बल्कि 2-3 फैसलों को मिलाकर एक जनरल और खतरनाक बयान दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि न्यायपालिका के साथ कांग्रेस के क्या संबंध रहे हैं, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि 11 साल में बीजेपी की क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने अवैध काम किया है, बीजेपी कितना आदर करती है कि इस आदेश के बाद राज्यपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और हिमंता बिस्वा शर्मा लिख रहे हैं कि न्यायपालिका के सम्मान की पुष्टि की है, प्रतिबद्धता की पुष्टि की है निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी को अलग करके। इसी बात की जांच होनी चाहिए और बहस होनी चाहिए कि पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के खारिज कर देने के बाद भी निशिकांत दुबे ने अपने बयान पर अफसोस क्यों नहीं जताया। हिमंता शर्मा के ट्वीट के जवाब में निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं और फानी बदायूनी का एक शेर पोस्ट करते हैं, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जंजीर भी दरकार नहीं। पता चलता है निशिकांत दुबे को कोई फर्क नहीं पड़ा है।
पार्टी ने भले उनके बयान को खारिज कर दिया, किनारा कर लिया, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए। इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रभाव का भी अंदाजा मिलता है। तो बतौर सांसद अपने अध्यक्ष को किसके दम पर चुनौती दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब इनके पास है, प्रधानमंत्री मोदी के पास। लोकसभा के भीतर राहुल गांधी और अदानी अंबानी पर उनके बयानों के जवाब में हमला करने के लिए निशिकांत दुबे को काफी प्रोत्साहित किया गया है। निशिकांत दुबे उत्साहित होते चले गए और न्यूज क्लिक के मामले में उन्होंने कई संगीन आरोप लगा दिए कि इसे चीन से फंडिंग मिलती है, भारत को तोड़ने का काम करता है। इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया और 3 पत्रकारों के नाम लिए, अभिसार शर्मा, स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह पर आरोप लगा दिया। निशिकांत दुबे को समझने के लिए उनके इन पुराने बयानों को याद करना पड़ता है। अगस्त महीने में निशिकांत दुबे का यह बयान आया और अक्टूबर 2023 में न्यूज क्लिक वेबसाइट के दफ्तर में छापा पड़ जाता है। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का छापा पड़ा। इसके लिए जो पत्रकार फ्रीलांस करते थे उनके घरों में भी छापा पड़ गया। लंबा केस मुकदमा हो गया और इसके कारण एक न्यूज संगठन की पूरी टीम बिखर गई। उसका काम पहले जैसा नहीं रहा और कई लोग बेरोजगार हो गए। यही नहीं, जब चार्जशीट पेश हुई तो उसमें अभिसार शर्मा का नाम तक नहीं था, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी का भी नहीं। क्या इसके लिए निशिकांत दुबे ने अफसोस जताया, अभिसार शर्मा से माफी मांगी, जबकि अभिसार शर्मा के घर छापा तक पड़ गया? उस समय जेपी नड्डा ही अध्यक्ष थे। क्या उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा किया? इस छापे के बाद न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को 7 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन पर आतंक विरोधी कानून यूएपीए की धारा लगा दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अपुष्ट खबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। तब न्यूज क्लिक ने कहा था कि किसी भी चीनी संस्था के इशारे पर समाचार या सूचनाएं प्रकाशित नहीं करता है, ना ही किसी सिंघम से निर्देश लेता है। इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को ही अवैध ठहरा दिया। कहा कि कानून की नजर में यह गिरफ्तारी अवैध है। इन बातों को बार बार याद करते रहना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा मोदी सरकार के नियुक्त राज्यपाल आर एन रवि अवैध काम करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हें हटाया तक नहीं गया। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के मातहत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रबीर पुरकायस्थ को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। तो अवैध काम कौन कर रहा है, संविधान का अनादर कौन कर रहा है, कितनी बार आपको याद दिलाते रहे। निशिकांत दुबे को समझने के लिए न्यूज क्लिक वाले मामले में उनके बयान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि निशिकांत दुबे मोदी की राजनीति के बेस्ट फील्डर बन गए हैं। अनाप शनाप की सारी सीमाओं को तोड़कर बोलने में उनका कोई जवाब नहीं। उन्हें पता है कि किसी भी हद तक बोलेंगे कोई कुछ नहीं करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के समय बयान दे दिया कि बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, उम्मीदवार चाहे विकलांग हो, चोर हो, डकैत हो या क्रिमिनल हो, किसी भी कीमत पर सपोर्ट करना चाहिए। हमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। ये इनके बयान हैं कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती, लंगड़ा को, लुल्हा को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि करप्ट पार्टी नहीं है। 5 साल में न राज्य में न केंद्र में हमने किसी को कमाने दिया और न कमाया, न पैसा खाया न पैसा खाने दिया। अगर बीजेपी निशिकांत दुबे के विचारों से किनारा करने लग जाए तो इस काम के लिए उसे किनारा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और एक किनारा महासचिव नियुक्त करना पड़ेगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, अब भी उठते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं। उन आलोचनाओं की एक दूसरे से तुलना या बराबरी ठीक नहीं, और खासकर निशिकांत दुबे के बयान से तो बिल्कुल ठीक नहीं। केवल सांसद ही नहीं, उपराष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के कुछ बयान, कुछ मामलों में उनके बयानों में समानता नजर आती है। निशिकांत दुबे को इतनी दिक्कत है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश करें, जिसका अधिकार संविधान ने दिया है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब विपक्ष की तरफ से महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, तब बीजेपी ने साथ नहीं दिया। जब राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया, तब बीजेपी ने विपक्ष का साथ नहीं दिया। तो यह बात संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों के इस्तेमाल की नहीं है, सरासर कोर्ट को धमकी देने की है। ट्विटर पर पहले कोर्ट के बारे में ट्रोल किया जाता है, अनाप शनाप बातें लिखी गई, और फिर उसी दिन निशिकांत दुबे का बयान आता है जिस पर अभी तक वे कायम हैं, और इस व्यक्तिगत विचार के लिए बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सबकी नजरें इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के इस बयान पर चुप रहेगा या कार्रवाई करेगा, अवमानना का नोटिस जारी करेगा या सख्त टिप्पणी करके छोड़ देगा। कोर्ट क्या करेगा या कोई नहीं जानता, लेकिन क्या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इतना हल्का हो जाए कि एक सांसद के बेतुके बयान पर आपा खो दे और कार्रवाई करें? फिर प्रशांत भूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई को आप कैसे देखेंगे? यह सब भी देखना पड़ेगा। 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगे को लेकर नाराजगी जताई कि जब कोर्ट के सामने मामला है तो यह सब क्यों हो रहा है। क्या कोर्ट यही बात निशिकांत दुबे के संदर्भ में कहेगा कि जब कोर्ट के सामने यह मामला है तो गृह युद्ध या धार्मिक युद्ध की बात सांसद कैसे कह सकते हैं? 11 साल से मजबूत सरकार के सबसे मजबूत नेता के प्रधानमंत्री रहते हुए कहां पर गृह युद्ध चल रहा है? और अगर गृह युद्ध चल रहा है तब फिर देश के गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या वे भी नाकाम हो गए? क्या प्रधानमंत्री अपने सांसद को बयान वापस लेने के लिए कहेंगे? आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिए, जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने भरी लोकसभा में मुस्लिम सांसद दानिश अली को गाली दी, अपशब्द कहे, तब क्या हुआ? 3 महीने के बाद रमेश बिधूड़ी ने इस बयान को लेकर अफसोस प्रकट किया था। 3 महीने के बाद तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण बताओ नोटिस दिया गया, प्रिविलेज कमेटी का गठन हुआ, और यही नहीं, इस दौरान पार्टी ने उन्हें राजस्थान के टोंक में चुनाव का प्रभारी भी बना दिया। रमेश बिधूड़ी से बीजेपी ने कभी किनारा नहीं किया। लोकसभा में टिकट नहीं दिया तो विधानसभा में कालका जी से दे दिया, जहां वे चुनाव हार गए। हमने रमेश बिधूड़ी का जिक्र क्यों किया? क्योंकि निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहा है। इस बयान की आलोचना जेपी नड्डा ने नहीं की,
ना बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने निशिकांत दुबे को लेकर कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर एक ट्वीट किया कि यह कानून मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने के खतरनाक इरादे से लाया गया होगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन इरादों पर रोक लगाएगा। इस पर निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया, उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अकीश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। तो कहां से कहां बात को ले जाते, कितनी बातों की जांच की जाए, तथ्यों की पुष्टि की जाए। कभी पत्रकारों पर चीन से पैसा लेकर देश तोड़ने के आरोप लगा देते हैं, तो कभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कहते हैं। ट्विटर पर आप वोटिंग को लेकर, धांधली को लेकर कुछ लिखिए तो तुरंत चुनाव आयोग का एक स्पष्टीकरण आता है कि यह बात गलत है। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पर बोलेगा? कहेगा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर मतदाता सूची में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम जोड़ने का आरोप सरासर गलत है? कह देगा चुनाव आयोग। पिछले 15 साल से कितने ही मुख्य चुनाव आयुक्त आए, किसी से जांच करा लेते कि एसवाई कुरैशी ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में डलवाए हैं। इन्होंने क्या कोई शिकायत दी है? या कुरैशी मुसलमान है तो उनकी निष्ठा को लेकर एक सांसद कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए हमने रमेश बिदुड़ी के बयान की याद दिलाई ताकि आप समझ पाएं कि निशिकांत दुबे के एक बयान से बीजेपी ने किनारा किया है, अपनी राजनीति से नहीं। इस राजनीति से किनारा कर लेगी तो बीजेपी क्या करेगी? नड्डा जी क्या करेंगे? निशिकांत दुबे क्या करेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।